वेलकम बैक गाइस। आज का टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत प्यारा टॉपिक है, इजीली समझ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। जब जब मैं बोलूंगा उस वक्त अच्छे से ध्यान देना है, मतलब अभी नहीं देना ऐसा नहीं है, आपको अभी भी ध्यान देना है। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। हमने इसके पहले जो स्टोक थ्योरम पढ़ा था, तो स्टोक थ्योरम में क्या बताया था कि अगर कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट है और स्टोक साहब ने लिया था स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अगर हम पानी में ऊपर से छोड़ देते हैं तो वहां पे विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करता है हमारा ऑब्जेक्ट। कुछ इस प्रकार से काम किया था हमने कल। यहां से इस ऑब्जेक्ट को जब पानी में छोड़ा था तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा था, और वो फोर्स कितना था? 6 पाई ईटा आर वी, इतना फोर्स था। बराबर याद है ना आपको? एक और फोर्स था जो वो भी विस्कस फोर्स ही था, लेकिन वो लेयर के ऊपर लगता था, लेयर के ऊपर, ठीक है ना, लेयर के ऊपर, ठीक है ना, याद है आपको? ये दो लेयर के बीच में हमने लगाया था ये ना विस्कस फोर्स। इसका कुछ और फॉर्मूला था, ईटा एरिया डीवी बाय dx। ये क्या था? dv by dx। dv by dx क्या था? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये था एरिया ऑफ दैट लेयर एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यहाँ पे आया था नेगेटिव साइन। सिमिलरली ये भी एक फोर्स था, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा था जो उस फ्लूइड में मोशन कर रहा था। इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा था, उसका वैल्यू था 6 पाई ईटा आर वी। सिमिलरली अभी हमें, और ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड था? वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पे आपका एक बार ऑब्जेक्ट सेट हो गया तो उसका रेडियस सेट हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, ये पत्थर ले लिया समझो गोल, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो हमेशा के लिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सर ईटा, एक फ्लूइड ले लो, कंसिडर कर लो, फ्लूइड का कभी ईटा चेंज नहीं होता, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज नहीं हो सकता जब तक लिक्विड चेंज नहीं होता। पाई तो कांस्टेंट है, और ये क्या है? आपको पता चल गया कि भैया यहां पर जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसमें कंटिन्यूअसली एक ही वैल्यू वेरी कर रही है, और वो है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तो सर हमको तो यहां तक समझ में आ गया था। जब हम कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में छोड़ते हैं या फिर लिक्विड में उसका मोशन करवाते हैं तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला, उस बॉडी का खुद का वेट, हम कहेंगे W। वेट को हम कह सकते हैं कि एक फोर्स होता है, वेट इज ए फोर्स, बराबर है, वेट एक फोर्स है। तो फोर्स किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण, तो हम उसको Fg बोल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, जब ये पानी में आएगा तो हमने पढ़ चुकी बात कि पानी में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, या फिर हम कहेंगे फ्लूइड में, फ्लूइड कोई भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैसियस हो सकता है, तो आपने जो भी फ्लूइड लिया उसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन करा रहे हो तो वहां पे एक विस्कस फोर्स एक्ट होता है अपोजिट टू द मोशन। मोशन किस तरफ है? इस तरफ। उसके अपोजिट में कौन सा एक्ट होगा? विस्कस फोर्स। तो कैसे होगा? अपवर्ड। ये है एफ विस्कस, एक है विस्कस फोर्स। एक और फोर्स एक्ट होता है, वो अब तक हमने पढ़ा नहीं है, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? अपथ्रस्ट फोर्स। हमने उसको FU नाम दिया। FU को क्या बोला हमने भैया? FU इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। ये चीज क्या होती है सर? ये चीज क्या होती है? ये होता है लिक्विड की वजह से पुश करना बॉडी को, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या होता है ये अपथ्रस्ट फोर्स? क्या होता है? लिक्विड जो है ऑब्जेक्ट को अपवर्ड दिशा में पुश करता है। क्या करता है? पुश करता है, और उसका वेटेज जो है किसका? ऑब्जेक्ट का, वो कम फील करता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि लिक्विड की तरफ से उसे पुश मिलता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जब पानी के ऊपर तैरते हो तो आपको एक अपथ्रस्ट मिलता है नीचे से फोर्स, लिक्विड की लेयर की तरफ से।
उससे आपका वेट हल्का महसूस होता है। सो सिमिलरली अपथ्रस्ट फोर्स किसको, इस ऑब्जेक्ट को, और एक विस्कस फोर्स अपवर्ड दिशा में। आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा, बराबर है, ओके। आपका एफ जी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट बनेगा ग्रेविटी के कारण। आपका मास कभी बदलने वाला है क्या? कैसे आप सोचोगे सर कैसे? देखो एफ जी मतलब वेट होता है, वेट होता है एम जी। आपका मास बदलने वाला है क्या? नहीं। आपका जी बदलने वाला है क्या? नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। सो एफ जी भी बनेगा कांस्टेंट। अब बचा कौन सा फोर्स? सर देखो आपने अपथ्रस्ट फोर्स बोल दिया, एफ जी बोल दिया, एफ ई बचा। तो एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है भैया? सर यहाँ पे इतनी सारी चीजें कांस्टेंट ही बचा है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी वेरी करेगी उसकी, क्यों? क्योंकि वहां पे एक एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है। सो वेलोसिटी जब तक एक्सेलरेशन है तब तक वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन, ठीक है ना, रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट। सो एक फोर्स बदलते रहेगा, उसका नाम है विस्कस फोर्स। सो यहां पर कितने फोर्स एक्ट होंगे? कितने फोर्स एक्ट होंगे? तो यहां पे 3 फोर्स एक्ट होंगे। एक है डाउनवर्ड फोर्स एफ जी, और दूसरा रहेगा अपवर्ड फोर्स, दोनों अपवर्ड लिख दो यहां पे, एफ यू प्लस एफ वी, ठीक है। अब यहां पे कौन सा साइन दू, इक्वल टू या फिर ऐसा, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, कौन सा? तो एक बात समझिए, मान लेते हैं ये बड़ा सा लिक्विड का कंटेनर है, आपकी फिलहाल बॉडी यहां पर है, इसके ऊपर इसका वेट डाउनवर्ड है और अपवर्ड में 2 फोर्सेस है। मान लेते हैं डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू 10 है, और मान लेते हैं अपवर्ड जो 2 फोर्सेस थे उसकी वैल्यू 3 + 3 थी, तो कितना हो गया? 6। तो अभी आपका मोशन किस तरफ रहेगा? जिस तरफ ज्यादा फोर्स रहेगा उस तरफ आपका मोशन रहेगा। सो ज्यादा फोर्स किस तरफ है? ये 10 है, ये 6 है, तो बचा कितना? 4। सो 4 से आपका डाउनवर्ड चलेगा फोर्स, 4 की वजह से आपका बॉडी का मोशन डाउनवर्ड चलेगा। अगेन फिर से आप नीचे आए यहां पर, अब कुछ कारण अपवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में अभी भी हमारा थोड़ा सा डाउनवर्ड बढ़ा है, तो अभी भी चलते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि भैया ये जो देखो, इसका जो अपवर्ड फोर्स है और जो इसका डाउनवर्ड फोर्स है ना, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और मतलब आपका वेट तो बढ़ने वाला है नहीं, आपका विस्कस फोर्स तो बढ़ने वाला है नहीं, सॉरी आपका अपथ्रस्ट फोर्स तो बढ़ने वाला है नहीं लिक्विड की वजह से, क्योंकि एक बार लिक्विड सेट हो गया तो सेट हो गया, वही लिक्विड चलते रहेगा आगे तक। तो बचा कौन? एफ, और एफ भी एक समय के बाद में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और उस वक्त क्या होता है, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है और ये जो अपवर्ड फोर्स है, दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल। उसके पहले नेट फोर्स क्या एक्ट होता था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? सो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या कहते थे हम भैया? डाउनवर्ड, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ये माइनस ए क्यों नहीं किया, ये माइनस ए क्यों किया? क्योंकि आपकी बॉडी जो है डाउनवर्ड मोशन कर रही है। सो मोशन जिस तरफ होगा उस तरफ फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए मैंने नीचे वाला फोर्स ज्यादा लिया, ऊपर वाला फोर्स कम लिया। एक बार फिर से, अगर आपकी बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, अगर आपकी बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब यह है कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है देन अपवर्ड फोर्स। तो मैंने क्या किया? ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स, तो ज्यादा वाला फोर्स है नीचे एफ जी माइनस, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो गए, मतलब क्या? डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो गए। तो उस वक्त क्या होता है बताओ? उस वक्त क्या होगा? चलो एक बार फिर से यहां पे फिल लेते हैं थोड़ा सा। ये है आपका लिक्विड, और इस पोजीशन पे समझो, इस वाली पोजीशन पे जितना नीचे वाला फोर्स है उतना ही ऊपर वाला फोर्स है। सो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इस कंडीशन पे। अब फोर्स है क्या? फोर्स नहीं है, तो भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अभी 0 हो गया इस बॉडी के ऊपर, क्या हो गया? 0। अगर फोर्स 0 हो गया तो उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए इज इक्वल टू 0। भैया आपका मास 0 हो सकता है? नहीं, मास 0 नहीं होता, तो हुआ कौन 0? एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, बराबर है। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो आपका चेंज इन वेलोसिटी नहीं रहेगा, 0 रहेगा, बराबर है। मतलब आपका वेलोसिटी क्या होगा?
अरे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या, इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी है, नीचे आएगा तो भी दो रहेगा और नीचे आएगा तो भी दो रहेगा, तो दो दो रहेगा, तो यहाँ पे दो माइनस दो, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज ना। सो यहाँ का दो, यहाँ का दो माइनस दो क्या होगा, जीरो। जीरो पॉइंट टाइम जीरो होता है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट। सो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स ही नहीं है क्योंकि फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल हो गया, तो फोर्स एक्स्ट्रा है क्या, नहीं। पहले क्या था, फोर्स एक्स्ट्रा था तो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा था। अभी क्या हुआ, नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स दोनों इक्वल हो गए। जैसे ही फोर्स इक्वल हो गया तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो तो चेंजिंग वेलोसिटी जीरो, मतलब क्या, मतलब ये सर कि इस वक्त वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। एक बार फिर से क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और भैया इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलना है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी आपने सुना नहीं अच्छे से, एक बार फिर से सुन जाता हूं। देखो, जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, एक बार फिर से, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर का अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं बचेगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं बचा तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मतलब ये कि अगर आपका लिक्विड है इतना बड़ा, ये आपके पास में लिक्विड है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट छोड़ा, यहां पे अपवर्ड इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स हो गया, यहां से क्या होगा, यहां से झुपक से बॉडी नीचे आएगी फास्ट झुक 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 करके, लेकिन यहां से एकदम कॉन्स्टेंटली स्मूथली जाती रहेगी, और वो वेलोसिटी को क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहेंगे इस वेलोसिटी को, कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलना है टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसके बाद में जो इनिशियली उस ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी गेन की होती है, क्या बोला, शुरुआत में उस ऑब्जेक्ट ने जो वेलोसिटी गेन की होती है, उसी वेलोसिटी को वो अपने मोशन के साथ में कंटिन्यू करेगा और खुद नीचे जाते रहेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, और उस वेलोसिटी को कहना है टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या कहना है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अभी इसका डेरिवेशन आता है, बढ़िया सा एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बस हो गया भैया काम। ओके, नाउ डिराइव करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लिखने पड़ेंगे कि भैया हम फ्लूइड के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं पहले, फ्लूइड के बारे में। सो फ्लूइड में जो ये सिग्मा है, सिंबल देख लेना, सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कहां पे है, इस कंटेनर के अंदर में, ठीक है ना, ये पूरा फ्लूइड का डेंसिटी। ये क्या होता है सर, ईटा। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। और अभी हम सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट में पहला लिखेंगे हम स्मॉल आर इज द रेडियस। क्या है उस ऑब्जेक्ट का, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो एजम्पशंस हो गए, ठीक है। और उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मास जो है वो स्मॉल एम रहेगा, ठीक है। अब हमने एक एजम्पशंस करने के बाद में इसके ऊपर कितने डाउनवर्ड फोर्स और कितने अपवर्ड फोर्स एक्ट हुए, उसका हमने एक कैलकुलेशन बनाया था। सो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों को हमने इक्वल किया था। सो कौन से फोर्स थे, तो वो थे एफ जी। एफ जी इज इक्वल टू, ये है डाउनवर्ड फोर्स, इज इक्वल टोटल अपवर्ड फोर्स, एफ यू अपथ्रस्ट प्लस एफ वी विस्कस। सो एफ जी कितना था, मास इंटू जी, ओके। ये क्या है, अपथ्रस्ट, हम इसको अपथ्रस्ट लिखेंगे, प्लस एफ वी, ये क्या है, 6 पाई ईटा, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। ये हुआ विस्कस फोर्स। अभी देखो यहां पर मैं क्या चेंज करने वाला हूं,
सो मास के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सुनो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो मास है हमारा m, वॉल्यूम रहेगा उस ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट कैसा है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, और स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और वहां पे डेंसिटी क्या है सॉलिड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चलो मैं अभी मास की जगह पे मास का वैल्यू लिख देता हूं। सो m की जगह पे m का वैल्यू, और m का वैल्यू आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड एंड मल्टीप्लाई में रहेगा g इज इक्वल टू। अब ये Fu क्या है, अब थ्रस्ट फोर्स है, किसके ऊपर लगेगा अब थ्रस्ट फोर्स, उस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब थ्रस्ट फोर्स किसके ऊपर लगेगा, उस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो कितना होता है, सो होता है स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन किसकी वजह से लग रहा है, उस लिक्विड की वजह से, उस फ्लूइड की वजह से, और फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सिग्मा। ओके, सो हमारा मास हो गया। अब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस, अब बताओ, ये तो हम पता है 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, और ये v को टर्मिनल वेलोसिटी बोल दो vt। हो गया, तो इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, एक प्रकार से मास इनटू जी होता है, मास इनटू जी ग्रेविटी। सो मास जो कितना, कौन सा मास ऑब्जेक्ट के लिए लग रहा है, सो यहां के फ्लूइड का मास, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम किसका लग रहा है, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, और डेंसिटी कौन सी होती है, सिग्मा ऑफ दैट लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी, या फिर हम फ्लूइड का डेंसिटी कहेंगे, और फ्लूइड का डेंसिटी क्या था, सिग्मा। ओके, चलो यहां से हमें निकालना है वीटी, वीटी को रखेंगे एक तरफ, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ। सो क्या है, 6 पाई ईटा, और एक है आर वी। ठीक है ना, आप टी लगा दो, आपकी बुक में नहीं है फिर भी आप समझने के लिए लगा दो। अब ये यहीं पे रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, इधर का प्लस वाली चीज इधर आके माइनस बन जाएगा, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे क्या रहेगा, सिग्मा जी। ओके, 4/3 कॉमन, पाई पाई कॉमन, आर क्यूब कॉमन, बचा क्या भैया, अच्छा जी भी कॉमन आएगा, जी भी कॉमन, बचा क्या, सो यहां पे बचा सर रो, और यहां पे बचा सिग्मा, दोनों में क्या है माइनस, इज इक्वल टू क्या बचा यहां पे 6 पाई ईटा आर वी टी। ठीक है, चलो पाई पाई कैंसल, और क्या है आर आर कैंसल, तो यहां पे बचेंगे 2r। ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, डायग्राम अच्छा था, आपको समझ गया होगा डायग्राम, आई होप। सो यहां पे देखो हमें निकालना है वीटी, सो वीटी को रखेंगे उसी तरफ, और बाकी पूरी चीजें इस तरफ। सो इस तरफ क्या आएगा, 6 आएगा, ये क्या है ईटा बी आएगा, यहां पे क्या है 4/3। ठीक है ना, 4 ऊपर में था, ऊपर में लिखा, 3 नीचे में है, नीचे में लिखूंगा, आर स्क्वायर बचेगा, जी बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा। और कुछ हो सकता है, हो सकता होगा, देखो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, बराबर है। बचा क्या यहां पे देखो, Vt इज इक्वल टू, इसको इधर लाया, यहां पे देखो 2, क्या बचा है ऊपर में 2, नीचे में क्या बचा है 3 इंटू 3 9, 6 नहीं बोलने का, ठीक है ना, 3 × 3 है 9। यहां पे क्या है आर स्क्वायर, और क्या है जी, यहां पे क्या बचेगा सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा। ठीक है, और अपॉन में क्या है ईटा। सो हमें एक नया फॉर्मूला मिला टर्मिनल वेलोसिटी का, और वो बोलता है कि 2r², ये सिर्फ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। आप एक बात क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहां पे है रेडियस, ना कि लेंथ और ब्रेड्थ। सो 2r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा। ये सिग्मा और रो क्या है, सो ये जो रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड, और सिग्मा जो है ये है डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। सो यहां से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो ईटा का। सो ईटा को इधर लेके आओ, ठीक है, बचा ऊपर में वही 2r² g, ठीक है, रो माइनस सिग्मा
और अपॉन में क्या है, v नीचे आएगा और 9 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, आप टी लगा सकते हो। सो एक और नया फॉर्मूला आपको मिला। सो आपको इस प्रकार से टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफाइन करना था। आपने फॉर्मूला बना लिया, उससे आपने एक और फॉर्मूला बनाया ईटा का, एकदम सिंपल था। आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, समझ गया होगा कि भैया हमने अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स किया। अपवर्ड फोर्स में दो फोर्सेस थे, उसका नाम था एक अपथ्रस्ट फोर्स और एक विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का वैल्यू था 6 पाई ईटा आरवी, और जो अपथ्रस्ट फोर्स था उसको हमने बोला था mg। लेकिन m कौन सा लेना था, हमें m लेना था जो लिक्विड उसका संपर्क में आ रहा है। सो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, तो रहेगा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रहेगा जितना ऑब्जेक्ट उसके संपर्क में आ रहा है, और उसकी डेंसिटी क्या लेंगे, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा लेंगे, और फिर जी रहेगा। और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड रहेगा, और ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना था, mg था, और m कौन सा था, उस ऑब्जेक्ट का मास। मास इज इक्वल टू क्या लेता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहां से हमने ये निकाला था। फिर हमने सब्ट्रैक्शन वगैरह करके हमने ये फॉर्मूला निकाला। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या गिवन है, स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल, एक स्पेरिकल ड्रॉप है ऑयल का, ठीक है ना, ये ऑयल ड्रॉप है, कैसे दिखता है भैया, स्पेरिकल है। फॉल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, भैया कांस्टेंट स्पीड मैंने अभी बताया था। एक कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, और कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, माफ करना यहां पे सेंटीमीटर चाहिए, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर इन अ स्टेडी एयर, किसमें गिर रहा है, एयर में, तो यहां पे क्या है, यहां पे पूरा एयर है, ये क्या है, पूरा एयर है यहां पे, ठीक है। देखो पिछली बार हमने फ्लूइड लिया था, हमने बोला था लिक्विड, फिर मैंने बोला था कि लिक्विड नहीं, यहाँ पे फ्लूइड मतलब एयर भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अभी सराउंडिंग में क्या है, एयर, और ड्रॉप किसका है, ऑयल का। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है, सो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है, 0.9। फिर डेंसिटी ऑफ एयर कितना है, 1। फिर ईटा कितना है, 1.8। ईटा क्या होता है, विस्कोसिटी, और फिर जी कितना है, 980। यहां पे एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है पॉइज। पॉइज जो है वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। सीजीएस पता है कि नहीं, सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना। एक होता है एसआई सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम। एसआई को ऐसा सिस्टम एक होता है, और एक सीजीएस। सो हम यहाँ पे सीजीएस सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है। सो ये जीबी किसमें है, सीएम मतलब सेंटीमीटर, मतलब ये भी सीजीएस सिस्टम है। ग्राम सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में आ गया, फिर से ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सीजीएस सिस्टम में आ गया। सभी के सभी यूनिट सीजीएस सिस्टम में। निकालना क्या है, वो बहुत जरूरी, निकालना है कैलकुलेटेड रेडियस ऑफ ड्रॉप। उस ड्रॉप का जो है रेडियस निकालो बोलते हैं। कैसा सवाल है, बहुत आसान है। चलो सवाल को देखते हैं। हमारे पास में अगर कोई भी चीज दी है तो उसका यूज करना बहुत जरूरी है। कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वीटी। वीटी इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस आर स्क्वायर जी सिग्मा, ठीक है, रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, आर। सो आर को रखो वहीं पे, आर स्क्वायर को वहीं पे रखो, पूरी चीजें इधर, वीटी यहीं पे रहेगा, 9 मल्टीप्लाई में ईटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या आएगा, 2। ये क्या, आर स्क्वायर यहीं पे रखा है तो जी, ठीक है, और क्या है, रो माइनस सिग्मा। एक बार फिर से सुनो, यहां पे है आर स्क्वायर, हमें चाहिए सिर्फ आर, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ ले लूंगा स्क्वायर रूट, यहां से आर हट जाएगा। यहाँ पे आप वीटी का वैल्यू डालो, 9 का वैल्यू डालो, ठीक है, ईटा का वैल्यू डालो वहां से उठा के, 2 का वैल्यू डालो, जी का डालो, ये डालो सब कुछ। सो आपको आर का वैल्यू कितना मिलेगा, उस स्फीयर का रेडियस कितना है, तो आएगा 0.574 सेंटीमीटर। ये सीधे आपका बुक का आंसर है, ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो इस प्रकार से आपको हमें मिल गया आर का वैल्यू। बहुत आसान था, बस आपको कुछ नहीं होता है, आपको पूरा वैल्यूज गिवन होता है फॉर्मूले में, आपके क्वेश्चन में आपको उस फॉर्मूला लिख के वहां पे ढूंढना है हमें क्या निकालना है। सो हमने यहाँ पे ढूंढा कि हमें आर निकालना है, और बाकी वैल्यूज प्रेजेंट है क्या, तो वीटी प्रेजेंट था, बिल्कुल था,
VT कहाँ पे है, ये है। फिर 9 प्रेजेंट है, हाँ है, हमारे पास में 9 होता है हमेशा। ईटा प्रेजेंट है, बिल्कुल है सर। 2 प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है, रो प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से इसको कर